हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभदायक जंतु के बारे में। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस की तो वह किसके परिप्रेक्ष्य में होता है? सिर्फ इंसानों के परिप्रेक्ष्य में। मतलब इंसानों के लिए कैसे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैसे कोई जंतु इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन का लेवल अगर हमें देखना है तो वे चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हो जाती हैं। तो ग्रेजुएशन के लेवल में बढ़ना है, इसलिए इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक। अच्छा, एक बात बता दें कि जूनियर एडेड का एग्ज़ाम मई में तो कोई भी संभावना नहीं बन रही है कि मई में एग्ज़ाम हो, तो आपके पास थोड़ा सा और टाइम हो गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पे प्रैक्टिस करो, या इसका तो वीडियोज़ मैं आपको दे दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था, लेकिन अब हम फिर से अपने रूटीन में आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो जो ये सीरीज है लाभदायक जंतु का, उसमें हमें पढ़ना है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, लैग कल्चर, फिश कल्चर, पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग। इसमें आज पहला होगा हमारा एपीकल्चर। तो शुरुआत करते हैं एपीकल्चर में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। जहाँ से आता है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन सी ऐसी मधुमक्खियाँ होती हैं और उनकी स्पीसीज कौन से होते हैं और उनका कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो मेनली 4 तरह की होती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जिनका हम यूज कर सकते हैं एपीकल्चर में और जो बहुत ज़्यादा शहद प्रोवाइड करती हैं, बहुत ज़्यादा हनी फार्मिंग करती हैं, उनके आधार पर हमने इनको 4 भागों में बांटा। एक है एपिस डॉर्साटा, ठीक, दूसरी है एपिस इंडिका, तीसरी एपिस फ्लोरिया और चौथी एपिस मेलिफेरा। अब जैसा कि मैंने इनका नाम लिया, वैसे ही इनके शहद बनाने की प्रवृत्ति भी है। देखो, एपिस डॉर्साटा जो है वह सबसे ज़्यादा शहद देती है, सबसे बड़ी मधुमक्खी है, लेकिन यह उतनी ही खतरनाक भी है। इस वजह से हम इसका यूज नहीं कर सकते, एपीकल्चर में हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसके छत्ते बहुत बड़े होते हैं, और अगर हम बात करें तो एक छत्ते में करीब इनके 27 से 30 किलो तक शहद बन सकता है। एक छत्ते में इतना शहद बनता है, लेकिन इन शहद को निकालना और इन मधुमक्खियों का पालन करना यह मुश्किल काम है। तो इसलिए हम इनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग नहीं करते। ठीक, इनका अगर हम बात करें कॉमन नेम इनका क्या है, तो वह है सारंग या बोम्बारा। ठीक है, सारंग या बोम्बारा इनका कॉमन नेम होता है एपिस डॉर्साटा का। दूसरा है एपिस इंडिका, बहुत ही एकदम घरेलू महिलाएं, ऐसे समझ लो, उनकी तरह ही सीधी होती हैं। ठीक, एपिस इंडिका, इनको कहते हैं इंडियन बी, और बहुत कम शहद देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो 5 से 6 किलोग्राम तक शहद मिल सकता है इनके पूरे छत्ते से एक बार में। लेकिन ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, इनका पालन करना मतलब इनको पालना काफ़ी इजी होता है। तीसरी होती है एपिस फ्लोरिया, सबसे छोटी होती है, लिटिल बी इसे कहते हैं। अच्छा, एपिस इंडिका की एक खास बात और होती है, इसके छत्ते समानांतर क्रम में लगे होते हैं। मतलब सिर्फ एक छत्ता नहीं होगा, एक साथ में 2 से 3, 4, 5 छत्ते तक हो सकते हैं। और या जैसे कि घर की छतों पर, छज्जों पर जो छज्जे होते हैं ना, छतों के छज्जे, या थोड़ी कम नीची जगहों पर ये अपने बनाती हैं। वहीं अगर एपिस डॉर्साटा की बात करें तो यह ऊंचे पेड़ों पे, जैसे मोस्टली बरगद, बहुत ज़्यादा छाया चाहिए, मजबूत पेड़ होना चाहिए, वहाँ ये बना सकते हैं। तो बरगद, पीपल, इन पेड़ों पर एपिस डॉर्साटा अपने छत्ते बनाती है। जबकि एपिस इंडिका कहीं भी छज्जे मिले या कहीं अगर अंधेरी जगह पे मिल गई, गुफा वगैरह है, तो वहाँ भी बना सकती है। एपिस फ्लोरिया की बात करें तो यह आराम से इनको पाला जा सकता है, बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, लिटिल बी इनको कहा जाता है। और यह भी पाई जाती हैं आपको कहीं भी, इनके एकल छत्ते होते हैं, और कहीं भी दीवारों में अगर कहीं छेद है तो उस छेद के अंदर भी अपना छत्ता बना सकती हैं। ठीक, और उसके बाद होते हैं एपिस मेलिफेरा, इनको कहते हैं यूरोपियन बी। एपिस मेलिफेरा की अगर बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा पाला जाता है। जो भी एपीकल्चर होता है तो मोस्टली इन्हीं को पाला जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल यूज के लिए यह बेस्ट होती हैं। इनके शहद तो काफ़ी कम होता है, शहद कम देती हैं, लेकिन पॉलिनेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पॉलिनेशन अगर हम बात करें कि मधुमक्खियों का यूज क्या है, तो ऑप्शन में रहता है शहद बनाना, पॉलिनेशन।
तो देखो जो परागण की क्रिया है यानी पॉलिनेशन, वह इनका मुख्य काम है। अगर हम बात करें एपिस डॉर्साटा की, तो यह एक दिन में 1000 से ज्यादा फूलों का परागण करती हैं। 1000 से ज्यादा फूलों का परागण करती हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ना। तो इस तरह से अगर इनको 1 किलो शहद बनाना है, 1 पौंड शहद बनाना है, मतलब आधे किलो के करीब, अगर इतना शहद बनाना है तो उनको पूरी धरती का ना 2 चक्कर लगाना होता है। इतना ज्यादा अगर घूमती तब जाके शहद उतना बना पाती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो पॉलिनेशन इनका मेन रोल होता है। हमारे इन्वायरमेंट में इनका जो मेन रोल है वो क्या है? पॉलिनेशन है। सेकेंडरी वर्क होता है इनका शहद इकट्ठा करना, क्योंकि शहद इकट्ठा ही अपने लिए कर रही होती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन यूज की बात करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, तो ये पॉलिनेशन करती है, यह हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि श्रम विभाजन के आधार पर बंटवारा। श्रम विभाजन के आधार पर एक कई रूपों में बटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले के बहुत समय पहले जब 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो सबके अलग अलग निश्चित काम थे कि अगर ब्राह्मण है तो उसको वेद पढ़ना, ज्ञान देना, यही काम है। शूद्र का काम सेवा करना। ठीक ऐसे ही इनमें भी होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और इनके कार्य शक्तियां, श्रेणियां बटी होती हैं। इसके आधार पर 3 तरह के होते हैं। एक होती है क्वीन, दूसरे ड्रोन और तीसरे होते हैं वर्कर्स। अगर हम बात करें क्वीन की, तो यह फर्टाइल फीमेल होती है। देखो इसमें होते तो 2 हैं, एक फीमेल एक मेल। ठीक है, जो फीमेल होती है वह 2 तरह की होती हैं। एक होती है फर्टाइल एग से बनने वाली फीमेल, ठीक, और दूसरी जो फर्टाइल एग से बनी है लेकिन वह अपनी लाइफ में अंडे नहीं दे सकती कभी भी, मतलब स्टेराइल है। फर्टाइल एग से बनी है लेकिन वह स्टेराइल है। ठीक है, और दूसरे होते हैं ड्रोन यानी मेल। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हो एक बड़ी सी मधुमक्खी। ठीक है, बड़ी सी मधुमक्खी जो है वही है क्वीन। क्वीन का क्या काम होता है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है, अंडे देने का। इनमें ना तो सैलाइवरी ग्लैंड होती है, ना ही वैक्स ग्लैंड होती है। और सैलाइवरी वैक्स और वैक्स ग्लैंड, ये जो 2 ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं की वजह से हमें ये शहद बना सकती हैं। ठीक है, तो ये शहद नहीं बना सकती क्योंकि इनमें सैलाइवरी ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। हाँ, इनमें डंक पाया जाता है या किसी को डंक मार सकती है, लेकिन उसका ये यूज नहीं करती, क्योंकि देखो इनका एब्डोमेन जो होता है वह बहुत बड़ा होता है और इनके जो पंख होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो यह जल्दी उड़ भी नहीं पाती। ठीक, दूसरी चीज अगर इनकी एज लिमिट की बात करें तो ये 5 सालों तक जीवित होती है, क्योंकि इनको ना चलना होता है ना फिरना होता है, बस एक जगह पे पड़े रहना होता है। दूसरे होते हैं ड्रोन, जो इनको कहा जाता है किंग ऑफ कॉलोनी, लेकिन ये सिर्फ नाम के किंग होते हैं। ठीक, इनके पास भी ना तो सैलाइवरी ग्लैंड होता है, ना ही वैक्स ग्लैंड होता है, और ना ही ये किसी को डंक मार सकते हैं। यही वजह होती है, कई बार आपने देखा होगा छोटी छोटी मधुमक्खियां आपके पास आती हैं, उनसे आप मतलब वे डंक नहीं मार सकती, तो आप उनसे नहीं डर सकते हो, आगे उनके डंक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे होते हैं वर्कर्स। ये मेन रोल प्ले करते हैं, सबसे बड़ा रोल उस छत्ते को बनाने से लेकर जो अंडे हैं उन अंडों को सेने तक का, उन अंडों से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो कीट निकल रहे हैं, उनको खाना पानी देने का सारा काम इन्हीं वर्कर्स का होता है। ठीक है, यह बनाते हैं, प्रोपेलिन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक ग्लू होता है प्रोपेलिन। ठीक है, एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, और यह जो छत्ते बनते हैं ना उसके निर्माण के लिए पूछा एक हो जाता है क्वेश्चन में कि प्रोपेलिन क्या होता है और प्रोपेलिन का सिक्रीशन कौन करता है। ठीक है, आगे बढ़े इसके बारे में, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, अगर हम बात करें इनके पूरे लाइफ साइकिल की, तो देखो जो क्वीन होती है वो क्या करती है, एग ले करती है। ठीक, एग्स देती है, अंडे देती है, और उन अंडे से उन अंडे जो होते हैं ना 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फर्टिलाइज्ड और दूसरे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, मतलब एक निषेचित और दूसरे अनिषेचित। आपने पढ़ा होगा कि केले में अनिषेक फलन होता है, पढ़ा होगा ना, केले में अनिषेक फलन होता है, मतलब पार्थेनोकार्पी। वह पार्थेनोकार्पी सिर्फ अगर जंतुओं की बात करें तो सिर्फ इसी में पाया जाता है, जो कीटों में सिर्फ इसी में पार्थेनोकार्पी पाया जाता है, मतलब अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वह सिर्फ आधी रह जाती है।
ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम 16 होते हैं, जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उसमें 32 होते हैं। ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उनसे बनते हैं ड्रोन। ठीक, इनसे क्या बनते हैं? ड्रोन। और जो फर्टिलाइज है एग है उनसे बनती हैं क्वीन और वर्कर्स। जो क्वीन होती है उसका एक ही काम होता है अंडे देने का, वह सपुंसक कह सकते हैं उसको, फर्टाइल होती है। जबकि अगर वर्कर की बात करें तो ये नपुंसक होते हैं या स्टेराइल होते हैं, ये कभी भी अंडे नहीं दे सकती, जबकि ये फीमेल ही होती हैं। ओके, अब जब इनका डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट में देखो, अगर हम ड्रोन की बात करें जो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ है, तो यह 14 दिन में डेवलप हो जाता है। मतलब कि 14 दिन में यह लार्वा से एक इंसेक्ट में चेंज हो जाता है। लार्वा से इंसेक्ट मतलब कीट में चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें क्वीन की, तो यह 16 दिन लेती है लार्वा से एक कीट में चेंज होने में। ठीक, अगर हम वर्कर्स की बात करें तो इनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ भी होती है। तो इनका लार्वा से इंसेक्ट बनने में टाइम लगता है 21 डेज। अच्छा, जैसे जैसे होते हैं ना, इनके अकॉर्डिंग इनका छत्ते में घर भी होता है। जो इनका छत्ता होता है, छत्ते होते हैं उनमें इनका जो घर है, छोटे छोटे जो कोष्ठक होते हैं वो इनके नाम के अकॉर्डिंग ही है। जैसे अगर हम क्वीन की बात करें तो वह ट्राइएंगल फॉर्म में होता है। अगर आप किसी छत्ते में ट्राइएंगल फॉर्म देख रहे हो तो समझ सकते हो कि इसमें कौन रहता है? क्वीन रहती है स्पेशल। एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। जो अधिकतर बाकी बनती हैं, जितनी भी फर्टाइल एग से बाकी जितने भी बनती हैं फर्टिलाइज्ड एग से, वो सब दूसरे जगह चली जाती हैं छत्ते बनाने। ठीक है, तो सिर्फ एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन रहेगी, बाकी सब वहां से चली जाएंगी। ठीक ऐसे ही एक छत्ते में सिर्फ 80 से 100 ड्रोन रहते हैं। ठीक है, मेल भी जो होते हैं वो सिर्फ 80 से 100 के करीब होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। और अगर हम वर्कर्स की बात करें तो ये 50,000 से लेकर 60,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है कि वर्कर स्टेराइल क्यों हो जाते हैं? ये जो मधुमक्खियां स्टेराइल क्यों हो जाती है, तो इसकी वजह भी होती है क्वीन। ठीक है, ये क्या करती है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का सिक्रीशन करती है। इसके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के सिक्रीशन की असर की वजह से जो कुछ और मधुमक्खियां होती हैं वे स्टेराइल रह जाती हैं हमेशा के लिए, और वे कभी भी अंडे नहीं दे सकती। ठीक, अब देखो इनका जब जो लार्वा होते हैं इनके खाने पीने में भी असर होता है। इनका मतलब पूरा इनका जो सोशल लाइफ जो जीते हैं ना, बहुत कुछ अलग होता है एक दूसरे से। अगर लार्वा की बात करें तो इनका लार्वा जो होता है जो रॉयल जेली पर जीता है। रॉयल जेली क्या होता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं ना, वर्कर्स जो होती हैं, वर्कर मधुमक्खियां, इन मधुमक्खियों के बॉडी से वो बनता है। इनके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, उसी ग्लैंड से बनता है, मैक्सिलरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, या फिर मैंडिबुलर ग्लैंड या मैक्सिलरी ग्लैंड, वहां पर बनता है रॉयल जेली। अंदर बन रहा है वही रॉयल जेली पर पलते हैं जो अंडे, वे होते हैं क्वीन। जो लार्वा इसमें चेंज होते हैं वे लार्वा जो रॉयल जेली खा खा के जीते हैं वे क्वीन बनती हैं। ठीक है, जो लार्वा सिर्फ हनी और पॉलन खा के जीते हैं, मतलब पराग और शहद खा के जीते हैं, वे या तो वर्कर बनते हैं या फिर ड्रोन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके शरीर का जो कायांतरण होता है वह 5 बार होता है। तो बनते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले लार्वा बना। ठीक है, एग से क्या हुआ? लार्वा से क्या हुआ? 5 टाइम उनके शरीर में कायांतरण हुआ। 5 बार कायांतरण होता है और लगातार वे बढ़ते जाते हैं। जैसे छोटे हैं, कायांतरण हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर कायांतरण हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो ऐसे 5 बार कायांतरण हुआ। और उसके बाद ये चेंज हो जाता है प्यूपा में। प्यूपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। और यह कोकून बनना शुरू होता है तभी से जब लार्वा कायांतरण कर रहा होता है, इसीलिए पहले कोकून फिर प्यूपा लिखा है। तो यह लार्वा बनाना शुरू कर देता है कोकून, और कोकून बनता जाता है और उसके बीच में प्यूपा का निर्माण हो जाता है, और यह प्यूपा बाद में चेंज हो जाता है कीट में, जिसे कहते हैं इमेगो। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं।
जो रानी मक्खी जो एग देती है, उस एग दो तरह के होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड होता है। अगर बात करें क्रोमोजोम्स की, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें 32 क्रोमोजोम्स होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड होता है उसमें 16 क्रोमोजोम्स होते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर्स बनेंगे, क्योंकि वर्कर्स भी फीमेल ही हैं, ठीक है। लेकिन यह स्टेराइल होते हैं, ये कभी भी अंडे नहीं दे सकते। और यह स्टेराइल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो क्वीन है, या ये कहें कि जो फर्टाइल एग्स हैं कुछ, उनसे जो मतलब क्वीन वाली जो बीज है ना, क्वीन बी, वे क्या करती हैं, अल्फा क्यूटोब्यूटेरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं, और उसके असर से वर्कर्स क्या होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। अगर इनके डेवलपमेंट की डेज की बात करें तो क्वीन के डेवलपमेंट में 16 डेज लगते हैं, वर्कर के डेवलपमेंट में 21 डेज लगते हैं, ड्रोन के डेवलपमेंट में 14 डेज लगते हैं। वर्कर्स डेवलप जैसे ही होते हैं 21 डेज के बाद इनके पास काम शुरू हो जाता है, इनको तुरंत काम मिल जाता है, चलो अब काम करो तुम। तो शुरुआत इनकी सफाई से होती है, कि जैसे होता है ना कि कोई भी नई नई नौकरी में गया तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले काम उसको मिलते हैं, तो इनको सबसे पहले सफाई का काम मिलता है। तो ये पहले सफाई करते हैं, जो भी गंदगी है, कोष्ठक जितने बने हुए हैं हाइव की, उसकी सफाई करते हैं। जब ये सफाई वगैरह कर लेते हैं तो फिर इनके बाद उसमें जो अंडे हैं उनकी नरिशमेंट करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे करके इनके बड़े काम दिए जाते हैं इनको, ठीक है। और इनमें जो रॉयल जेली को कौन खाता है? वह सिर्फ ऐसे लार्वा जो क्वीन बनते हैं वही खाते हैं। और जो लार्वा वर्कर और ड्रोन में चेंज होते हैं वे क्या खाते हैं? वे हनी और पॉलन खाते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम वैक्स कैसे, क्या क्या होता है इनके बारे में। वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा जान लो। जो भी कीट होते हैं, कीट मतलब इंसेक्टा क्लास, इंसेक्टा जो है, उस इंसेक्टा क्लास में खास बात क्या होती है? 3 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। संयुक्त नेत्र पाया जाता है, ओके। तो यह जो 3 जोड़ी पैर होते हैं उसमें पहला जोड़ी जो होता है सबसे आगे वाला, वो प्रोथोरैकिक कहलाता है, प्रोथोरेसिस। दूसरा होता है मीजोथोरेसिस और तीसरा होता है मेटाथोरेसिस, ठीक है। अब सब में देख रहे हो ना ढेर सारे सूक इनको बोलते हैं, मतलब जो रेसेस टाइप निकले हुए होते हैं इनकी बॉडी में, हेयर, ठीक। और यह क्या करते हैं, यहाँ पराग चिपक जाते हैं, जो भी पॉलन होता है वह इनसे चिपक जाता है। और वही चिपकने के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना, हुक जैसा निकला हुआ, तो यहाँ से उस पराग को ये खींचते हैं, खींचने का काम करते हैं, और उसको निकाल के खुरच के निकालते हैं। और निकालने के बाद जो मेटाथोरेसिस है, मतलब तीसरे पैर की जो जोड़ी है, तीसरे जोड़ी के जो पैर हैं, उसमें ऊपर एक पाया जाता है पॉलन बास्केट। पूछा जाता है कि पॉलन बास्केट कहाँ पे पाया जाता है, तो मेटाथोरेसिस में पाया जाता है पॉलन बास्केट। यहाँ पॉलन बास्केट में ये उसको सारा पराग जो होता है उसे निकाल के रख देते हैं। हम जो शहद खाते हैं ना, वह इनके पाचन के बाद बनता है, उसे अंदर लाते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, इनके बॉडी पे पराग चिपकेंगे, फिर उस पराग को यह क्या करेंगे, खुरचेंगे। खुरचने के बाद उसे अपने पॉलन बास्केट में रखेंगे। पॉलन बास्केट में रखने के बाद में उसके बाद क्या करते हैं, ये उसको चबा के, इनके अंदर बैक्स ग्लैंड भी होती है, ये सब कुछ मिलती है, फिर उसे चबा के या चेंज करते हैं, ठीक। और उसके बाद वो चेंज होता है हनी में, ओके। यहाँ पर दूसरा, यह देखो पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड और ये 5वां खंड। तो जो 5 खंड है, तो उसमें दूसरे खंड से लेकर 5वें खंड तक की जो इनके पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट जो होते हैं, एब्डोमेन में बटा हुआ होता है ना इनका। तो एब्डोमेन का जो 5वां पार्ट होता है, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये जो 4 पार्ट होते हैं, उसमें वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। वैक्स ग्लैंड का वर्क क्या होता है, इसमें से वैक्स निकलती है और उस वैक्स का यूज होता है कोष्ठकों के निर्माण में, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इनके बारे में। जो जनरल नॉलेज थी जितनी भी, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम आगे इनके बारे में और बातें करेंगे, थोड़ी सी देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ एपिस डॉर्साटा इज। एपिस डॉर्साटा जो सबसे बड़ी वाली मधुमक्खी थी उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सारंग, ठीक है। दूसरा, द कॉमन नेम ऑफ एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो फ्लावर्स पे रहती है वह क्या है, तो फ्लोरिया ऐसे जो छोटे छोटे फूल समझ लो, तो इसको कहते हैं छोटे छोटे हैं, तो लिटिल बोलेंगे, तो लिटिल भी हो गई। एपिस स्पीसीज बिलोंग, किस ऑर्डर से यह बिलोंग करती है, तो हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। एपिस स्पीसीज हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें किसी भी जो
ऐसी हनी बी जो है उसमें जो क्वीन है वह सबसे लंबी होती है। लंबी का वजह होता है कि इनका जो एब्डोमेन होता है वो बहुत बड़ा होता है। एब्डोमेन ही सबसे बड़ा होता है, जो उदर भाग होता है इतना बड़ा होता है, उसमें ढेर सारे एग्स होते हैं, इस वजह से वो सबसे बड़ा होता है। तो इनकी हाइट, लंबाई जो होती है, साइज भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये 15 से 20 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। द नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड बाय ड्रोन ऑफ हनी बी ड्यूरिंग सिंगल मैटिंग इज अबाउट। अच्छा, इनके बारे में एक खास बात और है कि अपने लाइफ में जो क्वीन है ना वो सिर्फ एक ही बार मैटिंग करती है, सिर्फ एक बार। और जो ड्रोन है सिर्फ एक ही बार अपने जो स्पर्म है वह उनके जो हनी बी है ना उसके उदर में एक ही बार देता है। तो वह 2 करोड़ तक, मतलब सिंगल मैटिंग में 2 करोड़ तक स्पर्म रिलीज करता है। और इसकी वजह से जो रानी मक्खी होती है वह हर दिन, एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। 1500 से 2000 तक अंडे पर डे देती है। लेकिन एक खास बात इसकी और होती है कि वह अंडे या जब चाहे तभी देगी। मीन्स कि जैसे गर्मी का सीजन आता है ना तो फिर उस समय ये अंडे नहीं देती है। यह अंडे कब देती है? जब स्प्रिंग टाइम में वह अंडे देती है, जब मतलब मौसम सुहावना होता है। ऐसा टाइम कि जब पानी की अधिकता हो, पेड़ों पे ढेर सारे पत्ते हों, ताकि अगर पानी की कमी हो जाए तो वैसे भी ये मर जाते हैं। तो ऐसा टाइम जब होता है, हमारे भारत में क्या होता है, स्प्रिंग टाइम ही वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है इनके लिए, तो जनरेशन का। तो उस समय देखो 2000 तक पर डे अंडे देती है। अगला, द टोटल नंबर ऑफ एग्स लेड बाय वन क्वीन ऑफ हनी बी इन वन डे मे बी अबाउट 2000 होगा। ओके, आगे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मैक्सिमम इन हनी। तो देखो हनी जो होता है वो उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। तो जो इनका स्टार्च होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है इनमें लेब्यूलोज। ठीक है, दूसरे नंबर पाया जाता है डेक्सट्रोज, सबसे ज़्यादा लेब्यूलोज, उसके बाद डेक्सट्रोज पाया जाता है। पानी की मात्रा इनमें कम हो जाती है क्योंकि इनका जो पानी न रहे, इसलिए जो गाढ़ापन इनका होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, गाढ़ापन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, पानी की मात्रा को कम किया जाता है। कभी देखा है कि छत्ते से वैसे ही शहद टपक जाए? कभी छत्ते से शहद नहीं टपकता। वजह ये होती है कि लगातार जो मधुमक्खियां हैं ना छत्ते के आसपास, देखो वो लगातार उड़ती रहती हैं। कुछ मधुमक्खियां अंदर बैठी हैं, लेकिन अधिकतर मधुमक्खियां आप किसी भी छत्ते के पास देखो तो लगातार उड़ती रहती हैं। जो करंट पास होती है उड़ने से, जो हवा है, हवा जो पास हो रही है उसकी वजह से यह शहद स्थिर रहता है और कभी भी गिरता नहीं है। और जैसे ही ये हटती हैं शहद लिक्विड बनके गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यह हमेशा ही वहां पर करंट पास करती थी, विंड करंट हमेशा ही पास होती रहती है वहां, इसीलिए वहां पे मधुमक्खियां हमेशा उड़ती रहती हैं। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? हनी बी कन्वर्ट द पॉलन इनटू वी वैक्स। हनी बी क्या करती है? कन्वर्ट करती है पॉलन को वी वैक्स में। देखो ये पॉलन को हनी में कन्वर्ट करती है, वी वैक्स में नहीं। वी वैक्स इसके अंदर से खुद बनता है, जो वैक्स होता है वह खुद बनता है दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें खंड में। एब्डोमेन के जो 4 खंड हैं, इन चारों में खुद ही ये बनता है। अगला, बी वैक्स इज इनसॉल्युबल इन ईथर। यह इनसॉल्युबल है तो सही बात है। बी वैक्स इज सॉल्युबल इन वाटर, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अच्छा हाँ, यहाँ पर कौन सा देख रहा था, हनी बी कन्वर्ट द पॉलन इनटू बी वैक्स। हनी बी क्या करती है? वी वैक्स कन्वर्ट करती है पॉलन को वी वैक्स में। ठीक है, हाँ ये पॉलन को वी वैक्स में नहीं कन्वर्ट करती है। पॉलन, इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, पॉलन को वी वैक्स में नहीं कन्वर्ट करती है। इसका ऑलरेडी पॉलन से हनी बनाती है, बी वैक्स इसका सीक्रेट होता है इसके उसमें। ठीक है, बी वैक्स इज द नेचुरल सिक्रेशन ऑफ हनी बी, ये सही होगा। दूसरा वाला बी वैक्स क्या होता है? नेचुरल सिक्रेशन होता है हनी बी का। तीसरा क्वेश्चन तो वी वैक्स इनसॉल्युबल इन ईथर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ईथर में इनसॉल्युबल, ईथर में ये सॉल्युबल होता है, ईथर में ही ये सॉल्युबल होता है। बी वैक्स इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वी वैक्स इज द नेचुरल सिक्रेशन ऑफ हनी बी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा इसमें गलत है? तो स्टोर्ड हनी बिकम्स ग्रेनुअल, तो सही तो है। जो भी हम हनी देखते हैं तो दानेदार ही तो होता है। डेक्स्ट्रोज इज मैक्सिमम इन हनी, तो नहीं।
लेब्यूलोज इसमें सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखें तो हनी इज माइल्डली लैक्जेटिव, तो यह थोड़ा सा क्या था, औषधि गुण इसमें होते हैं। लैक्जेटिव का मतलब औषधि होता है, तो सही बात है कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है यह औषधियों में। जो भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं या फिर यूनानी औषधियाँ हैं उसमें यूज किया जाता है शहद का। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन हनी इज सब्जेक्टेड टू फर्मेंटेशन। हाँ, तो जब भी एक क्रिस्टल बन जाता है ना, तो उसके बाद इसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, ये भी सही है। तो इसका दूसरा जो गलत कौन सा होगा, डेक्स्ट्रोज इज द मैक्सिमम इन हनी। अगला देख लेते हैं, किसमें मधुमक्खियाँ काम में लाई जाती हैं, तो एपी कल्चर। एपी कल्चर का नाम मतलब ही है कि जो एपिस हैं वो इसमें रहती हैं, ठीक है, एपिस को रखा गया है एपी कल्चर में। व्यक्तियों के स्तर पर इनमें से कौन सा उदाहरण श्रम विभाजन का होगा, मतलब व्यक्तियों के स्तर पे बोल रहा है कि मतलब एक से अधिक लोग में अगर श्रम का विभाजन किया जाए तो वह किस स्तर पे होगा। ऑप्शन देखते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न भाग विभिन्न कार्य करते हैं, तो यह तो एक ही व्यक्ति के अंदर हो गया ना। अगर मस्तिष्क के विभिन्न भाग कार्य कर रहे हैं तो ये तो एक ही व्यक्ति में हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला दूसरा देते हैं, विभिन्न संवेदांग विभिन्न उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ये भी एक ही व्यक्ति के अंदर हो रहा है। विभिन्न प्रकार की दीमकें विभिन्न कार्य करती हैं, अलग अलग दीमकें अलग अलग कार्य कर रही हैं, तो ऐसा ही होता है मधुमक्खियों में भी, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा तीसरा। मधुमक्खी के विभिन्न पाद विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित होते हैं, बात तो सही है कि अलग अलग काम के लिए उपायोजित होते हैं, लेकिन वह एक ही मधुमक्खी के अंदर होते हैं, तो वो गलत होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है, और इसमें ये सही होगा। अगला देखो, किस सेट के कीट मानव के लिए लाभदायक होते हैं, कौन कौन से लाभदायक होते हैं, तो मधुमक्खी के लिए लाभदायक होंगे, मधुमक्खी लाभदायक होती है, लाख के कीट लाभदायक होते हैं और कोकिनियल कीट लाभदायक होते हैं। बाकी देखो, जहाँ भी टिड्डी लाभदायक नहीं होगी, यहाँ पर सैंड फ्लाई है, ये भी लाभदायक नहीं है, और यहाँ पे मक्खी है तो ये भी लाभदायक नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रेशम, मधु और लाख क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, रेशम, मधु और लाख ये तीनों कीटों के द्वारा उत्पादित पदार्थ होते हैं। लेकिन ये कीट कौन से होते हैं, सामाजिक कीट होते हैं। लेकिन अगर हम लाख की बात करें, देखो रेशम जो मधु है वह सामाजिक कीट के द्वारा होता है, लेकिन रेशम कीट में और लाख में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हुआ, कीटों द्वारा उत्पादित पदार्थ होते हैं, सिर्फ पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि क्या है, इनमें सिर्फ एक ही विधि है, समझो भाई, डांस करना। ये डांस करती हैं और डांस से सब कुछ पता चल जाता है। उसके जब ये डांस करती हैं उसके बाद जो बाकी मधुमक्खियां होती हैं वो उनके गंध से इनको जानती हैं, लेकिन गंध लेने से पहले ये डांस करती हैं, तो इनमें क्या हो जाएगा, डांस, नाच। मधुमक्खी में एक विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है, इनके नाच का उद्देश्य होता है भोजन के स्रोत की सूचना देना। इन्होंने अगर भोजन ढूंढ लिया, देखो एक स्काउट मक्खियां होती हैं, इनमें स्काउट मक्खियां क्या करती हैं, ये जाती हैं ढूंढने का काम करती हैं, स्काउटिंग जो होती हैं, तो यह ढूंढ के लाती हैं, उसके बाद जब ये बता देती हैं कि यहाँ पर खाना है, तो फिर बाकी जो भोजन संग्राहक मक्खियां हैं वे जाती हैं और भोजन का संग्रह करती हैं। अच्छा, एक चीज और, इनका जो एज होता है, टाइम लिमिट, जैसे कि अगर हम बात करें रानी मक्खी की, तो रानी मक्खी का जीवन काल 5 साल है। अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन के जीवन काल में उनको जीने नहीं दिया जाता है, ये कभी, इसीलिए इसका कभी इस पर क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है, क्योंकि इनको जीने नहीं दिया जाता। यह तब तक ही जीते हैं जब तक ये अपना काम नहीं खत्म कर लेते। जैसे ही गर्मी का सीजन आता है ना, जो बाकी वर्कर्स हैं इनको छत्ते से खदेड़ देते हैं, ठीक है, छत्ते से खदेड़ देते हैं, तो ये बाहर गर्मी में आके मर जाते हैं, क्योंकि ये खुद ना तो पराग ले सकते हैं ना मधु बना सकते हैं, तो अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से आश्रित होते हैं वर्कर्स पे। तो जैसे इनका काम खत्म हो जाता है, वर्कर्स इनको छत्ते से भगा देते हैं और ये बाहर आके मर जाते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो गांव में अगर कभी रहे हो ऐसे, जहाँ पर मतलब जंगल थोड़ा ज़्यादा है या फिर जहाँ मधुमक्खियों की छत्ते, तो गर्मी के दिनों में देखो आप, जैसे रात होगी ना, आप देखोगे आसपास में ढेर सारी मधुमक्खियाँ, सुबह देखो तो मरी पड़ी भी लगेगी, क्योंकि ये उनको खदेड़ा गया है, उनको ये ना कहीं खा सकते हैं ना पी सकते हैं, तो मर जाते हैं बाहर आके। अगला, प्राकृतिक अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस किस में होता है, तो यह होता है मधुमक्खी में, इसमें मधुमक्खी में। अगला देखो, प्रत्येक श्रमिक मधुमक्खी, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ सुन लो। प्रत्येक श्रमिक मधुमक्खी आयु के अनुसार भिन्न भांति भांति के कार्य करती है। इसके कार्यों में सबसे कठिन काम किस मक्खी के रूप में होता है, देखो
जैसे श्रमिक मधुमक्खी 21 दिन बाद कीट के रूप में परिवर्तित होती है ना, उसे काम दे दिया जाता है। तो पहले छोटे 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 काम दिए जाएंगे, और जब वह पूरी तरह से मतलब उसके सभी ग्लैंड, जो भी ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड हुआ, मैक्सिलरी ग्लैंड हुआ, जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब उन्हें काम दिया जाता है कि अब तुम बाहर जाओ और जाने के बाद क्या करो, भोजन का संग्रह करो। ठीक है, तो यह काम कब दिया जा रहा है, सबसे लास्ट में दिया जा रहा है, और इसमें लग जाते हैं कम से कम 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन बाद इनका काम शुरू होता है भोजन संग्रहकर्ता का। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनको बहुत दूर दूर तक जाना होता है। फूलों के परागण के दृष्टिकोण से कौन सा कीट महत्वपूर्ण नहीं होता, तो देखो जो फूलों पे बैठेंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। झिंगुर तो जमीन पे रहता है, तो यह नहीं होता। इनमें से किसमें लार्वा और प्यूपा की प्रावस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, लार्वा और प्यूपा किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखो जो घरेलू मक्खी है ना, उसमें लार्वा बनता है, प्यूपा नहीं होता। ठीक, मधुमक्खी में भी होता है, रेशम के कीट में भी होता है, और लाह के कीट में भी होता है, बाकी घरेलू मक्खी में नहीं, प्रावस्था नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं, श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंड में मोम की ग्रंथियां होती है, तो ये दूसरे से 5वें जो उदर खंड है, एब्डोमेन, उसमें होती हैं। किसी जीव जाति में जनन का इसके सदस्यों की जैविकी तथा कार्यकी के कुछ लक्षणों का उपयोग करते हुए दमन करने, देखो किसी जीव जाति में जनन का, जो जनन है, किसी जीव में जनन जो हो रहा है उसको नष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी अन्य जीवधारी का उपयोग किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नियंत्रण हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल तो हो रहा है ना, किसी जीव जाति में जनन ही ना हो इसके लिए हम यूज करें किसी अन्य जीवधारी का, तो वह क्या हो गया, जैविक हो गया, और क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, जैविक नियंत्रण। इसको मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जब मैंने आपको बताया था कपास के बारे में, तो मैंने आपको बताया था बीटी कपास, याद होगा आपको, बीटी कपास के बारे में बताया था कि वहां पर बीटी मतलब जो एक बैक्टीरिया है जो कंट्रोल करता है कि कोई और जीव, ठीक है, उस कपास को नुकसान न पहुंचा सके। अगला देखो, मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम इनका होता है पौधों का परागण। अगला, मधु क्या होता है, तो मधु जो होता है ना वह हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रमिक मधुमक्खी सामान्यतः कितने दिन जीवित रहती है, तो यह 2 महीने से लेकर 4 महीने तक जीवित होती है। तो इसमें क्या होगा, 2 महीने से 4 महीने तक, बीच में आ रहा है 90 दिन, तो ये होगा ऑप्शन इसका सही। अगला देखते हैं, एक श्रमिक मधुमक्खी द्वारा भोजन के स्रोत की सूचना या अन्य मधुमक्खियों को नाच के जरिए देने में किस प्रकार का उद्दीपन कार्य करता है। तो देखो जब वो डांस करती है ना, तो बाकी मधुमक्खियां उसके पास आती हैं, उसको टच करके देखती हैं, उसके छूती हैं, छूने से उनको पता चल जाता है कि जो फूल है जहां से वे आई हैं लौट के, वह फूल कैसा होगा, कैसा फूल होगा, कौन सा फूल होगा, वो स्पर्श से पता चलता है। और सुन के उसकी जो आवाज होती है, जो डांस के समय जो उनकी आवाज होती है पंखों की, उसकी तीव्रता बता देती है कि दूरी कितनी है। ठीक, तो श्रवण और स्पर्श दोनों का यूज होता है। यदि किसी भोजन के नए स्रोत की सूचना एक मक्खी अन्य मक्खी को गोल नाच के द्वारा दे रही है, तो छत्ते से स्रोत की दूरी कितनी होगी। तो देखो अगर 75 मीटर तक की दूरी है ना, तो वह गोल नाच होता है, और 75 मीटर से ज्यादा की अगर दूरी हो जाती है तो वहां पे वैगिंग होता है। ठीक है, तो ये 50 मीटर इसके बीच में आ रहा है। यदि किसी श्रमिक मधुमक्खी ने छत्ते से सूर्य की दिशा के उल्टी दिशा में भोजन का नया स्रोत पाया है, तो इसकी सूचना या अन्य मक्खियों को कैसे देती है। अब देखो छत्ते से सूर्य की दिशा के उल्टी दिशा में, ओके, तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब उन्हें दिशा बनाना है, अच्छा जब देखो 75 मीटर की दूरी हो, ठीक, 75 मीटर के अंतराल में अगर है, तो इनको कुछ नहीं बताना होता है, ये बस गोल गोल डांस कर देती हैं। इनको स्पर्श करके, इनको सूंघ के बाकी मधुमक्खियां पता लगा लेती हैं कि भोजन जो है हमारे आसपास में है, और वे वहां पहुंच जाती हैं, उनको कुछ और नहीं जानना होता, वे आराम से पहुंच जाती हैं। गोल जब गोल होता है ना, तो जिस डायरेक्शन में वे पहले घूमी, जिस भी डायरेक्शन में, जैसे कि अगर मान लो अगर यूं कुछ घूमी, तो इसका मतलब है क्या, खाना इसी दिशा में है। अगर इस दिशा में घूम गई तो मतलब खाना क्या है, इस दिशा में है। तो उनको कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ ऐसे घूम जाना होता है। लेकिन अगर सूर्य की दिशा में कुछ बताना है, क्योंकि जब बहुत दूर है खाना,
अगर सुबह कोई मधुमक्खी गई, ठीक है, तो सूर्य निकला और लौटी तो उसने देखा कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसे बताना है कि लौटते समय उसने खाना अब किधर है, सुबह तुम्हें अगर जाना है अगले दिन तो कहाँ जाओगे तुम लोग, तो अगर उसे जब ये बताना होगा तो कौन सा दुम हिलाने वाला जिसे वैगिंग डांस कहते हैं, ठीक है, ये वाला डांस करेगी वो। और अब अगर सूर्य की विपरीत दिशा में है, अगर सूर्य की दिशा में है तो छत्ते से ऊपर की ओर डांस करती है, ठीक है, और जब अगर सूरज की विपरीत दिशा में है तो ऊपर से नीचे की ओर डांस करती है, ठीक है। तो देख लो जहां भी अगर छत्ते से सूर्य की दिशा के उल्टी दिशा में अगर खाना है, मतलब जिधर सूरज है उधर न, अगर सूरज पूरब में है तो खाना क्या होगा, पश्चिम में होगा, तो तब ये क्या करेगी बताने के लिए, छत्ते पर ऊपर से नीचे, छत्ते पर ऊपर से नीचे की ओर मुंह करके यह डांस करेगी, ठीक है। और कौन सा डांस, दुम हिला के डांस करेगी, मतलब ये जो अपना एब्डोमेन होता है ना, उस एब्डोमेन को हिलाती हैं जिससे पता चलता है कि दूरी कितनी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, नए भोजन स्रोत का पता लगाने वाली मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को इसके स्थान की सूचना देती है और क्या करती है, नए भोजन स्रोत का पता लगाने वाली मधुमक्खी अन्य मक्खियों को इसके स्थान की सूचना देती है और दिशा की सूचना नहीं दे सकती, दिशा की सूचना देती है। दिशा की सूचना भी गोल या दुम हिलाकर नाच द्वारा दे सकती है, दुम हिलाकर तो देती है लेकिन गोल नाच का दिशा की सूचना देने में वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करती है। तो दिशा की सूचना भी केवल गोल नाच द्वारा दे सकती है, ये भी नहीं है, दिशा की सूचना भी केवल दुम हिलाना नाच द्वारा दे सकती है। तो देखो अगर उसे देना है सूचना कि उसे उन्हें कहाँ जाना है, अगर 75 मीटर की दूरी है तो वे बहुत आराम से वहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती है दिशा की सूचना दुम हिलाने वाले नाच के द्वारा ही दे सकती है। अगला क्वेश्चन, किसमें मधुमक्खियाँ काम में लाई जाती हैं, तो वही है एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों के स्तर पर इनमें कौन सा उदाहरण श्रम विभाजन का होगा, ये तो पहले भी हो चुका है ना, विभिन्न प्रकार के दिन के विभिन्न कार्य करती हैं, हाँ, किस सेट के मानव के लाभदायक, ये तो हो चुका है, पहले भी हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनका डांस यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, ये है गोल डांस, ठीक है, गोल गोल कर रही हैं और जैसे ये राउंड डांस करती हैं पता चल जाता है कि भोजन 75 मीटर से करीब है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा होता है दुम दोलनी या फिर जिसे कहते हैं वैगल डांस। वैगल डांस के बारे में देखो लोग पहले से ही जानना चाहते थे कि क्या वजह है कि मधुमक्खियाँ अपने भोजन के पास पहुंच जाती हैं। जो पहले के लोग थे ना, तो कहीं अगर रास्ते में जा रहे होते तो वे कहीं पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको जानने के लिए वे मधुमक्खियों का छत्ता देखते थे। अगर उन्हें मधुमक्खी का छत्ता कहीं दिखा बड़ा तो वे समझ जाते थे कि यहाँ आसपास में पानी अवेलेबल है, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते थे, ये भी करते थे कि मधुमक्खियाँ उड़ के कहीं जा रही तो समझ जाते थे इधर कुछ खाने पीने वाली चीज़ें आराम से मिल सकती हैं, ठीक। अब देखो यह जो डांस है इसके सबसे पहले बताया था इसके बारे में अर्नेस्ट स्पाइटजर ने, ठीक है, अर्नेस्ट स्पाइटजर ने बताया था इसके बारे में 1788 में, और इसको परिभाषित किया था, मतलब इसको पूरी तरह से व्याख्या इसकी की थी कार्ल वॉन फ्रिस ने, ठीक है, कार्ल वॉन फ्रिस ने इसकी व्याख्या की थी और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। अब देखो ये जो वैगल डांस होता है वो होता कैसा है, एक दिशा में जाएंगी, यूं जाती हैं, मान लो ऊपर गई और एक दिशा में आई, ठीक, एक आधा गोल हुआ, फिर ये ऊपर गई उसी दिशा में और फिर दूसरी तरफ से घूम के आ गई, तो इस तरह से इनका कंप्लीट हो जाता है पूरा एक साइकिल, ठीक है। अब एक साइकिल में ये क्या करते हैं, जैसे अगर ये जा रही हैं तो कुछ ऐसे जाएंगी, ऐसे देखो यूं 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 जाती हैं, ठीक, और फिर ऐसे घूम जाती हैं। तो अगर ये जब ऐसे घूम रही हैं तो इससे पता चलता है कि दूरी कितनी है, ये जो एक देख रहे हो एक गड्ढा जैसे कुछ बन रहा है ना, ये बताता है कि दूरी कितनी ज्यादा होगी, इससे पता चल जाता है कि दूरी कितनी है, ठीक है। और जब ये घूमती है ना, ऐसे ही जब ये घूम के आती हैं एक तरफ से और फिर वैसे ही करती हैं और फिर आती हैं दूसरी तरफ से घूम के, ठीक। अब ये जो सीधी लाइन में जब घूम रही है ना, तो यह घूमती है कि अगर भोजन सूरज की दिशा में है तो सूरज की दिशा में जाएंगी नीचे से ऊपर की तरफ, अगर सूरज की दिशा के विपरीत है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। अगर सूरज की दिशा में भोजन है तो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर सूरज की दिशा से विपरीत भोजन है
ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। ठीक, अगर किसी एंगल पे है भोजन, मतलब सूरज यहाँ पर है, यहाँ पर इनका छत्ता है, यहाँ पर सूरज है, तो और भोजन यहाँ किसी एंगल पे उपलब्ध है, तो यह उसी एंगल में जाके सीधा जाएंगी और फिर दूसरी तरफ घूम के आएंगी गोल, और फिर सीधा जाएंगी और फिर उसके मतलब दूसरी ओर फिर से घूम के आएंगी गोल गोल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि डांस का दिशा तय करना वाला, और फिर वैगल डांस कब होता है, किस लिए होता है, और दूसरा बनता है कि वैगल डांस में ये दुम क्यों हिलाती हैं। तो दुम हिलाती हैं यह दूरी को बताने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लो, फिर एक क्वेश्चन बच गया कुछ। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद क्या है? तो इसका जो वास्तविक उत्पाद होता है वह होता है पराग। वास्तविक उत्पाद इनकी बात करें तो ये परागण का काम करती है, पराग इनका वास्तविक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए हानिकारक कीटों का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण के विपरीत क्या होता है? या इसे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, कृषि के लिए हानिकारक कीटों का जैविक नियंत्रण जो होता है वह क्या होता है कि स्वस्थायी होता है। ठीक है, खुद में अस्थायी होता है, क्योंकि जीव को मार रहे हैं, तो इसमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं है, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है। ठीक है, हानिकारक भी नहीं है दूसरों के लिए, किसी खास के लिए हानिकारक है, तो यह स्वस्थायी होता है। हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागणकर्ता कौन हैं? तो सबसे ज्यादा अगर परागण कोई करता है तो वह मधुमक्खियां करती हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे बनता है? ये क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। रेशम किससे बनता है? तो रेशम बनता है वयस्क जो होता है, लार्वा जो होता है, लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। अगला क्वेश्चन, मधु में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? तो मधु में क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, और उसके बाद क्या होता है? लेब्यूलोज होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही तो हैं। किस सेट के कीट मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं? तो दीमक भी हानिकारक होता है। उसके बाद अगर बात करें मॉथ, वो भी हानिकारक होता है, और ब्लिस्टर बीटल की बात करें तो ये भी हानिकारक है। अच्छा, रजत मछली ये भी हानिकारक है। लाख का कीट लेकिन काम का होता है, रेशम का कीट भी काम का होता है। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन हो गया, मॉथ, दीमक, ब्लिस्टर बीटल, ये तीनों हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन, हीमोलिम्फ खुला परिसंचरण तंत्र, 3 जोड़ी पाद और 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र। अगर बात करें संयुक्त नेत्र अगर दिख जाए तो ही समझ लो कि वो कौन सा होगा? कीट है। ठीक है, इंसेक्टा। चलो, सही हो गया ना। इसके साथ ही कंप्लीट हो गया ये सेशन। आगे देखते हैं, अगला सेशन देखेंगे जल्दी ही।